Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aruj Waris and I am from Department of BS Biotechnology. This presentation is presented to Sir Hamad Majid. So the topic of my presentation is stereochemistry. सबसे पहले इसके कंटेंट्स देख लेते हैं। इस प्रेजेंटेशन में मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री का बताऊंगी, उसके बाद आइसोमेरिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरल एंड एकायरल कार्बन, इनैंशोमर, डायस्टीरियोमर, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, रेसमिक मिक्सचर, मीसो कंपाउंड और फिर आरएस और डीएल कन्फिगरेशन। स्टीरियोकेमिस्ट्री, सबसे पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि 3D में मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कैसे होती है और इस अरेंजमेंट की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी रिएक्टिविटी पे क्या फ़र्क होता है। इस स्टडी को हम स्टीरियोकेमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म वो फिनोमिना होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, तो इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आगे इनके भी सब टाइप्स हैं लेकिन यहाँ पे मैं स्टीरियो और स्ट्रक्चर में जो मेन डिफरेंस है वो बता देती हूँ। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन। अब ये इन दोनों में कार्बन भी सेम है और हाइड्रोजन भी सेम है, लेकिन जो मिथाइल ग्रुप का जो मिथाइल ग्रुप की जो जगह है वो अलग है। जैसे कि 2 मिथाइल पेंटेन में मिथाइल ग्रुप सेकंड वाले कार्बन पे अटैच है और 3 मिथाइल पेंटेन में जो मिथाइल ग्रुप है वो थर्ड वाले कार्बन पे अटैच है, जिसकी वजह से इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मैं आगे जाकर डिस्कस करती हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ फिर भी डिफरेंट होती हैं, तो इसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की 6 टाइप्स हैं। चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, लिंक चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन कार्बन चेन की जो टाइप है वो डिफरेंट हो जाती है, जैसे कि स्ट्रेट भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल C4H10 ब्यूटेन। अब ये ब्यूटेन भी हो सकता है और ये 2 मिथाइल प्रोपेन भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन इन दोनों आइसोमर्स की जो चेन है वो डिफरेंट हो सकती है। एक तरफ स्ट्रेट चेन है और एक तरफ ब्रांच चेन है, तो इस टाइप के फिनोमिना को हम चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। उसके बाद पोजिशनल आइसोमेरिज्म में कार्बन चेन पे जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल C4H8। अब इसकी दो आइसोमर्स हैं जैसे कि ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो डिफरेंट है। जैसे कि इस ब्यूट 1 इन में अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड फर्स्ट वाले कार्बन के साथ अटैच है और ब्यूट 2 इन में डबल बॉन्ड सेकंड वाले कार्बन के साथ अटैच है, तो इन दोनों आइसोमर्स में जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है, फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है, इस वजह से इसको हम पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। उसके बाद फंक्शनल आइसोमेरिज्म में जो फंक्शनल ग्रुप की जो नेचर है वो चेंज हो जाती है, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल C3H6O2 ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसके 2 आइसोमर्स हैं, प्रोपानोइक एसिड और मिथाइल इथेनॉल। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है, जैसे कि प्रोपानोइक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है और मिथाइल इथेनॉल में ईथर ग्रुप अटैच है, तो इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इस वजह से फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंस होने की वजह से इसको हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। उसके बाद मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो कार्बन चेन का साइज है और उसकी जो नेचर है वो डिफरेंट हो जाती है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं देती हूँ, डाईइथाइल ईथर और मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अब डाईइथाइल ईथर में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की एक साइड पे 2 कार्बन है और दूसरी साइड पे भी 2 कार्बन है, इसकी वजह से इसका नाम डाईइथाइल ईथर है। और मिथाइल प्रोपाइल ईथर में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के एक साइड पे 1 कार्बन है और एक साइड पे 3 कार्बन है, इसकी वजह से इसका नाम मिथाइल प्रोपाइल ईथर हो गया, तो इस टाइप के फिनोमिना को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। उसके बाद रिंग चेन आइसोमेरिज्म।
इस टाइप के आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर या तो ओपन होगा या तो फिर वो रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोपीन है, इसको ही अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाए तो वो साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। क्योंकि ये एक रिंग फॉर्म में भी हो सकता है और चेन में भी हो सकता है, इस वजह से हम इसको रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। उसके बाद टॉटोमेरिज्म, ये डायनेमिक टाइप का आइसोमेरिज्म है, यानी कि एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चर है। और ये दोनों आइसोमर इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, एक तरफ कीटो है एक तरफ इनोल है। अब ये दोनों इंटरकन्वर्टेबल हैं, यानी कि एक तरफ अगर क्वांटिटी कम हो जाएगी तो दूसरा उसको पूरा कर देगा, तो पूरा करके इक्विलिब्रियम स्टेट में ले आएगा। तो इस टाइप के फिनोमिना को हम टॉटोमेरिज्म कहते हैं। उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, इसमें स्ट्रक्चरल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कायरल एंड एकायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन वो होता है जो एक कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों, जैसे कि ये है। अब ये कार्बन है, इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, तो इसे हम कायरल, तो इस कार्बन को हम कायरल कार्बन कहेंगे, या कायरल कार्बन कहेंगे, या स्टीरियोजेनिक सेंटर कहेंगे। अब कायरल कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इस जो कायरल कंपाउंड होता है वो इसमें मिरर इमेज होती हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होती हैं, जैसे कि हमारे दो हाथ, अगर हम राइट वाले हैंड को इसमें मिरर के सामने देखें तो हमें उसकी मिरर इमेज नजर आएगी, लेकिन वो एक दूसरे की, लेकिन ये हमारे जो दोनों हाथ हैं ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, क्योंकि अगर हम वैसी हाथ को पकड़ के जो हमें मिरर में इमेज नजर आ रही है उसको ही अगर हम दूसरे वाले हाथ पे रखें, उस हाथ पे रखें, ऐसे सीधा सीधा ऊपर रखें, तो वो एक दूसरे से मैच नहीं होंगे, तो इसको हम नॉन सुपर इम्पॉसिबल होंगे, क्योंकि वो मैच नहीं होंगे, तो इसे हम कायरल कंपाउंड कहेंगे। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, इस वजह से इसे हम एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। तो कार्बन के साथ 4 ग्रुप्स अटैच होते हैं, इसका मतलब इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। जैसे कि ये दो हाथ हैं, इन दोनों ये दोनों नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, मतलब कि ये मिरर है, मिरर में हमें उसकी मिरर इमेज नजर आएगी, लेकिन अगर हम इन दोनों को पकड़ के एक दूसरे के ऊपर रखें तो ये दोनों मैच नहीं होंगे, क्योंकि वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। उसके बाद एक आयरल कार्बन वो होती है जो कि एक दूसरे के सुपर इम्पॉसिबल, अब एक दूसरे के मिरर इमेज पे सुपर इम्पॉसिबल हों, जैसे कि एक आयरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव होती है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है और वो सुपर, अब जैसे कि इन एक दूसरे के मिरर इमेज तो ये बना सकते हैं एक आयरल कार्बन, लेकिन जब हम उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो फिर भी मैच हो जाए। इससे आगे जाके मैं मीसो कंपाउंड में इसको मैं डिटेल से समझाती हूँ। कायरल मॉलिक्यूल जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हमारे हाथों की तरह होते हैं, जैसे कि हम ये हमारे हाथों की मिरर इमेज है, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, इन दोनों को हम सीधा सीधा एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये मैच नहीं होंगे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होंगे। अब कायरल और एकायरल की एग्जांपल्स, जैसे कि ये ग्लव्स हैं। अब लेफ्ट वाला ग्लव जो है वो हमारे राइट वाले हैंड पे नहीं फिट आता, मतलब कि राइट वाला हमें राइट पे ही आएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट पे ही आएगा। इसका मतलब है ये मिरर इमेज तो है, मिरर में तो हमें वो वैसे ही नजर आएंगे, लेकिन अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल होंगे। इसके अलावा ये शूज हैं, शूज भी हमें मिरर में तो एक जैसे नजर आएंगे, लेकिन हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो मैच नहीं होंगे। एक आयरल में ये ग्लास की एग्जांपल है, जैसे कि ये मिरर में हमें एक जैसे नजर आएंगे, एक दूसरे के ऊपर भी रखेंगे तो ये सुपर इम्पॉसिबल भी होंगे, लेकिन मिरर इमेज भी होंगे, तो इसे हम एक आयरल कार्बन कहेंगे, एक आयरल कहेंगे। उसके बाद इनैनशुमर वो आइसोमर जो कि एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल हों और मिरर इमेज हों, यानी कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ आइसोमर आर कॉल्ड इनैनशुमर। जैसे कि यहाँ पे दो कंपाउंड में लिखी हैं, डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पॉसिबल हैं।
तो वो इनैंशोमर जो कि तो जो इनैंशोमर होते हैं इनके लिए मिनिमम एक कायरल कार्बन का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज कैसे हैं, यहाँ पे डी लैक्टिक एसिड में अगर हम देखें तो एच राइट साइड पे है, और अगर हम एल लैक्टिक एसिड में देखें तो ये इसका मिरर इमेज है ना, तो इस वजह से ये एच इसमें लेफ्ट साइड पे आ गया। ये डी और एल का कंसेप्ट मैं आगे जाकर समझाती हूँ। तो इनैंशोमर में फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, जैसे कि ये डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड में हम देखें तो दोनों ग्रुप सेम है, लेकिन दोनों सेम है लेकिन उनमें ग्रुप्स की जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी, जैसे कि डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह। उसके बाद डायस्टीरियोमर, वो कंपाउंड जो एक दूसरे के नॉन मिरर इमेज होते हैं और नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम डायस्टीरियोमर कहते हैं। अब डायस्टीरियोमर शो करने के लिए हमें कंपाउंड के पास मिनिमम 2 कायरल कंपाउंड होने जरूरी हैं। अब इनैंशोमर में मिनिमम 1 कायरल कंपाउंड होना जरूरी था, डायस्टीरियोमर में मिनिमम 2 कायरल कंपाउंड होने जरूरी है। और इनैंशोमर की तरह इसकी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। उसके बाद ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म अल्कीन्स में शो होगा, क्योंकि अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है और वो रोटेट नहीं हो सकता। जो रोटेट नहीं हो सकता उसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो होगा। अब ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म अगर हम साइक्लिक कंपाउंड्स में देखें, जैसे कि रिंग में हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कैसे देखेंगे, इसकी 2 कंडीशंस होती हैं जो कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेंगी। जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब ये है कि वो फ्रीली रोटेट ना कर सके। जैसे कि डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो वो फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते। ये सिंगल बॉन्ड में रोटेट करेंगे अल्केन्स में, लेकिन अल्कीन्स में रोटेट नहीं करेंगे, रोटेशन पॉसिबल नहीं होगी उसमें। और रिंग स्ट्रक्चर में भी रोटेशन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर कंपाउंड कार्बन जिसको हम रिंग स्ट्रक्चर में रख के स्टेशनरी घुमाने की कोशिश करें तो रिंग में स्टेन आ जाएगा और रिंग टूट जाएगी। इस वजह से इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो इसका मतलब इसमें पहली कंडीशन तो ये थी कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए साइक्लिक कंपाउंड में, बाकी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, इस वजह से इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि जिस कार्बन में हमने ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करना है उसके साथ 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। जैसे कि इस कार्बन में और इस कार्बन में हमने ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म देखना है ना, तो इसके साथ 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे तो हम देखेंगे वो सिस है या ट्रांस है। तो सिस ट्रांस का भी मैं बता दूं, इसका वैसे पता तो होगा, लेकिन जैसे ये 2 कार्बन है, ये वाली और ये वाली कार्बन, इसके एक साइड पे अगर एक जैसे ग्रुप अटैच है और दूसरे साइड पे भी एक जैसे हैं, जैसे क्लोरीन और ऊपर हाइड्रोजन, तो ये सिस होगा। अब ट्रांस में ये होगा कि जैसे ये 2 कार्बन है, इसकी एक साइड पे अलग अलग ग्रुप अटैच हैं, जैसे कि क्लोरीन और हाइड्रोजन, और दूसरी वाली साइड पे भी क्लोरीन और डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, तो इसका मतलब ये ट्रांस साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। उसके बाद रेशमिक मिक्सचर का मैं ऐसे समझाती हूँ कि जैसे आप सपोज करें कि आपके पास एक कंटेनर है, तो उस कंटेनर में हमने 50% टार्ट्रिक एसिड डाला है, मतलब कि 50% पॉजिटिव वाला डाला है और 50% नेगेटिव वाला डाला है। तो जब हम उसमें से पीपीएल को पास करवाएंगे, मतलब कि प्लेन पोलराइज लाइट को पास करवाएंगे, तो प्लेन पोलराइज लाइट उसको रोटेट नहीं करेगी, किसी भी एंगल में रोटेट नहीं करेगी, क्योंकि वो इसलिए रोटेट नहीं करेगी कि जब हम उसको उस कंटेनर में से गुजारेंगे तो उसमें जो पॉजिटिव वाला टार्ट्रिक एसिड होगा वो अगर उसको क्लॉकवाइज में रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो वो जो नेगेटिव वाला होगा वो उसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर देगा। इसका मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। तो इस मिक्सचर को हम रेशमिक मिक्सचर कहेंगे, तो जो कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे तो प्लेन पोलराइज लाइट सीधी गुजर जाएगी, वो किसी भी एंगल में रोटेट नहीं होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स व्हिच कैन नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट ड्यू टू म्यूचुअल कैंसिलेशन। जैसे हम रेशमिक मिक्सचर कहेंगे जिसमें रोटेशन नहीं होती, क्योंकि उसमें बराबर का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद मीसो कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल, जैसे मैंने एक कार्बन में बताया था इस मीसो कंपाउंड का। अब जैसे कि टार्ट्रिक एसिड है, इसके 3 आइसोमर्स होते हैं, 1, 2 और 3। अब तीसरे वाले में अगर हम देखें तो इसको अगर हम यहाँ से दरमियान से यहाँ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है ना, तो अगर हम यहाँ से प्लेन पोलराइज लाइट को ऐसे पास करवाएं, ये
जैसे हम यहाँ पे मिरर लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मिरर लगा दिया, ये ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए, ठीक है। ये मिरर इमेज भी होंगे और सुपर इम्पॉसिबल भी होंगे, क्योंकि अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखें तो दोनों एक दूसरे से मैच हो जाएंगे, क्योंकि इसके भी इस साइड पे हाइड्रोजन है और इसके भी इस साइड पे हाइड्रोजन है, इसके भी इस साइड पे हाइड्रोक्सिल एसिड हाइड्रोक्सिल है और इसके भी एक साइड पे OH है। तो ये दोनों एक दूसरे के सुपर इम्पॉसिबल भी होंगे और मिरर इमेज भी होंगे। अब हम प्लेन पोलराइज लाइट की बात कर रहे हैं, अगर हम उसको यहाँ से पास करवा देते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है ना, तो अगर ये ऊपर वाला इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा तो नीचे वाला उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, क्योंकि वो एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से भी लाइट पास हो जाएगी, वो किसी भी एंगल में रोटेट नहीं होगी। तो इसे हम मीसो कंपाउंड कहेंगे। ऐसे कंपाउंड को हम मीसो कंपाउंड कहते हैं, जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट ना कर सके और वो एक कायरल हो। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, क्या होती है? कायरल कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सके उसे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। अब प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? ऐसी लाइट जिसको हम प्लेन पोलराइज किसी पोलराइजिंग मीडियम से पास करवाएं तो उसकी जो तमाम वाइब्रेशन है वो सेम प्लेन में हो, जैसे कि वो सीधी रोटेट जैसे ये है, तो ये पोलराइज होगी, लेकिन अगर वो अलग अलग एंगल्स में चली जाएंगी तो उसे हम नॉन पोलराइज लाइट कहेंगे। पोलैरिमीटर क्या होती है? ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। डेक्स्ट्रोरोटेटिव और लीवरोटेटिव क्या होता है कि अगर प्लेन पोलराइज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाए तो उसे हम डेक्स्ट्रोरोटेटिव कहेंगे। अगर वो प्लेन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाए तो उसे हम लीवरोटेटिव कहेंगे। Configuration: the arrangement of atoms that characterize a particular stereomer is called its configuration. अब configuration दो टाइप की होती है, एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जिसे RS सिस्टम कहते हैं, एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन DL सिस्टम, फिशर प्रोजेक्शंस और DL सिस्टम। अब 1900 के अराउंड फिशर और रुझान ऑफ ने एक सिस्टम डेवलप करवाया जिसमें उसने फिशर ने जो पहली दफ़ा जो मेथड डेवलप किया उसमें उसने ये बताया कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनको हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में भी लिख सकते हैं। जैसे ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऊपर लिखा हुआ है A, B, D और C, ठीक है। अब इसको हम 2 डायमेंशनल में कैसे लिखेंगे? ये जो पीछे वाले 2 हैं A और B, इसको हम सीधा लिखेंगे, A को ऊपर और B को नीचे, और ये जो D और C हैं इनको हम लेफ्ट और राइट में लिखेंगे। D को लेफ्ट वाले को लेफ्ट, राइट वाले को राइट वाले में रहने देंगे ये, लेकिन जो C है अब हम इसको ऐसे समझते हैं ना कि जैसे ये A और B है, ये हम सीधे खड़े हैं, और ये जो D और C है ये हमारे दोनों हाथ हैं। ये ऊपर वाला जो होगा ये हमारा लेफ्ट वाला हाथ होगा, और ये जो C है ये हमारा राइट वाला होगा। C को हमने राइट वाले में लिखना है और D को हमने लेफ्ट वाले में लिखना है। A और B, A हमारा सर है और B हमारे पाँव है। तो इस तरह हम इसको 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं। इसे हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में लिखने को हम फिशर प्रोजेक्शंस कहते हैं। उसके बाद DL सिस्टम क्या होता है? अब DL सिस्टम जिसे हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, तो इसके लिए हमेशा हमें एक रेफरेंस कंपाउंड की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम दूसरे कंपाउंड के साथ कंपेयर करेंगे। तो इस रेफरेंस कंपाउंड का नाम होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड भी ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, तो इसके 2 ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स होते हैं। ये दोनों आइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो अगर हम इन दोनों आइसोमर्स में देखें, अगर हम लेफ्ट वाले में देखें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड पे है, और अगर हम राइट वाले में देखें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो हम उसको L कहेंगे, अगर वो राइट हैंड साइड पे होगा तो हम उसको D कहेंगे। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या कंसेप्ट है? अगर लाइट इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो वो पॉजिटिव होगा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। इसमें डिग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड की अब समझ आ गई होगी। तो जिस कंपाउंड में एक से ज्यादा अगर कायरल कार्बन हो जाए तो उसमें हम उस कायरल कार्बन को कंसीडर करेंगे
जिस पर मैक्सिमम नंबर असाइन होता होगा, जैसे 1 2 3 4। उसके बाद आर एस नोटेशन। आर एस जिसे हम एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी रेफरेंस कंपाउंड की ज़रूरत नहीं पड़ती। आर जो कि रेक्टस है, मतलब कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ ग्रुप्स होती है इसमें। और एस मतलब सिनिस्टर, जिसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ ग्रुप्स होती है। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है? जनरली ये रोटेशन जो होती है ये ग्रुप की रोटेशन होती है। जब हम ग्रुप को कोई नंबर असाइन करते हैं, जैसे 1 2 और 3, तो उसमें जो रोटेशन होती है उससे हम उसको हम कहते हैं, अब मैं इधर से बताती हूँ। जैसे कि ये है, अब इसमें हम नंबर कैसे असाइन करेंगे? अब इस नंबर जो है वो हम इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से पहले हम इसमें नंबर असाइन करेंगे। जो हायर एटॉमिक नंबर होगा उससे हम हाई प्रायोरिटी देंगे। यानी कि अगर कायरल कार्बन के साथ 2 एटम अटैच हैं, तो उसमें जो एटॉमिक नंबर जिसका 10 होगा उसे हम 1 नंबर देंगे, और जो जिसका एटॉमिक नंबर 8 होगा उसे हम 2 नंबर देंगे, जिसका 7 होगा उसको 3 नंबर, जिसका 6 होगा उसको 4 नंबर। अब जैसे कि ये कार्बन है, इसके साथ बी आर अटैच है, एच अटैच है, एफ अटैच है और सी एल अटैच है। अब बी आर को हम 1 नंबर देंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। उसके बाद जिसका कम है उसको 2, जिसका उससे कम है उसको 3, जिसका उससे कम है उसको 4। इसमें हमने 4 वाले को कंसीडर नहीं करना, हमने 1 से 2 तक मूव करना है। अगर वो क्लॉकवाइज जाएगा तो इसका मतलब वो आर है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो इसका मतलब वो एस है। जैसे कि इसमें 1 2 3 ये क्लॉकवाइज गया तो मतलब ये आर कन्फिग्रेशन है, इसमें ये एंटी क्लॉकवाइज गया तो इसका मतलब ये एस कन्फिग्रेशन है। Any questions? Thank you.